नमस्कार दोस्तों, बुक ऑडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे सरिता और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं पूनम अहमद जी की कहानियों का संकलन कभी अपने लिए। इसी श्रृंखला में आज की कहानी का नाम है बैलेंस शीट ऑफ लाइफ। तो बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए बुक ऑडियो। ऑफिस में अनन्या अपने सहकर्मियों के साथ जल्दी जल्दी लंच कर रही थी। लंच के फौरन बाद उसका एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन था जिसके लिए वो काफी उत्साहित थी। इस मीटिंग की तैयारी वो एक हफ्ते से कर रही थी। उसी की अच्छी फ्रेंड सनाया ने टोका, अरे खाना तो कम से कम आराम से खा लो अनन्या, काम तो होता रहेगा। हाँ जानती हूँ, पर इस प्रेजेंटेशन के लिए बहुत मेहनत की है। राहुल का स्कूल, उसका होमवर्क, उसका खाना पीना सुमित ही देख रहा है आजकल। सच में तुम्हें बहुत अच्छा पति मिला है। हाँ, उसके सपोर्ट के बिना मैं कुछ कर ही नहीं सकती। लंच करके अनन्या एक बार फिर अपने काम में डूब गई। पवई की इस अत्याधुनिक बिल्डिंग के अपने ऑफिस के हर व्यक्ति की प्रशंसा का पात्र थी अनन्या। सब उसके गुणों की, मेहनत की तारीफ करते नहीं थकते थे। आधुनिक, स्मार्ट, सुंदर, मेहनती, प्रतिभाशाली अनन्या 10 साल पहले सुमित से विवाह कर दिल्ली से यहाँ मुंबई आई थी और पवई में ही अपने फ्लैट में अनन्या, सुमित और उनके बेटे राहुल का छोटा सा परिवार खुशहाल जीवन जी रहा था। अनन्या ने अपने काम से संतुष्ट होकर घड़ी पर एक नजर डाली। तभी व्हाट्सएप पर सुमित का मैसेज आया, ऑल द बेस्ट, साथ ही किस की इमोजी। अनन्या को अच्छा लगा, मुस्कुराते हुए जवाब भेजा। अचानक उसके फोन की स्क्रीन पर मेघा का नाम चमका तो उसने हैरान होते हुए फोन उठा लिया। मेघा उसके कॉलेज की घनिष्ठ सहेली थी। वो इस समय दिल्ली में थी। मेघा ने कुछ परेशान सी आवाज में कहना शुरू किया, अनन्या तुम ऑफिस में हो? अरे क्या हुआ? न हाय न हेलो, सीधे सवाल, तुम ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूं अनन्या, पर बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? कुछ बताएगी भी? मार्केट में राघव की आत्मकथा बैलेंस शीट ऑफ लाइफ आई है ना, उसने तेरा और अपना पूरा किस्सा इसमें लिख दिया है। क्या? तेज झटका लगा अनन्या को। हाँ, मैंने अभी पढ़ी नहीं है, पर मेरे पति संजीव को बुक पढ़कर किसी ने बताया कि किसी अनन्या की कहानी लिखकर तो इसने शायद उसके लाइफ में तूफान ला दिया होगा। संजीव समझ गए कि शायद ये अनन्या तुम ही हो। आज शायद संजीव ये बुक लाएंगे तो पढ़ूंगी। मेरा तो दिमाग ही घूम गया सुनकर। सुमित जानता है ना उसके बारे में? हाँ जानता तो है कि मैं और राघव एक दूसरे को पसंद करते थे और हमारा विवाह उसके महत्वाकांक्षी स्वभाव के चलते हो नहीं पाया और उसने धन दौलत के लिए किसी बड़े बिजनेसमैन की बेटी से विवाह कर लिया था और आज वो देश का भी जाना माना नाम है। मेघा ने अटकते हुए संकोच पूर्वक कहा, अनन्या सुना है तुम्हारे और उसके बीच होने वाले सेक्स की बात उसने। अनन्या एक शब्द नहीं बोल पाई। आंखें अचानक आंसुओं से भरती चली गई। अपमान के घूंट चुपचाप पीते हुए, बाद में फोन करती हूँ कहकर फोन रख दिया। मेघा ने उसी समय मैसेज भेजा, प्लीज डोंट बी सैड, फ्री होते ही फोन करना। कुछ पल बाद सनाया ने आकर उसे झंझोड़ा तो जैसे वो होश में आई। क्या हुआ अनन्या? एसी में भी इतना पसीना? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बस ऐसे ही। टेंशन में हो? नहीं नहीं कुछ नहीं। अनन्या फीकी सी हंसी हंसती, यूं ही कह दिया, प्रेजेंटेशन के बारे में सोच रही थी। कोई और बात है, जानती हूँ तू इतनी कॉन्फिडेंट है, प्रेजेंटेशन के बारे में सोचकर माथे पर इतना पसीना नहीं आएगा। नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, ले पानी पी और चल।
अनन्या ने उस दिन कैसे अपना प्रेजेंटेशन दिया वही जानती थी। अतीत की परछाई से उसने स्वयं को बड़ी मुश्किल से निकाला था। मन अतीत में पीछे ले जाता रहा था और दिमाग वर्तमान पर ध्यान देने के लिए आगे धकेलता रहा था। तभी वो सफल हो पाई थी। उसके सीनियर्स ने उसकी तारीफ कर उसका मनोबल बढ़ाया था। तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है कहकर वो घर के लिए जल्दी निकल गई। राहुल स्कूल से डे केयर में चला जाता था। सुमित आजकल उसे लेता हुआ ही घर आता था। वो चुपचाप घर पर जाकर बेड पर पड़ गई। राघव उसका पहला प्यार था। कॉलेज में वो उसके प्यार में ऐसे मगन हुई कि यही मान लिया कि जीवन भर का साथ है। राघव एक छोटे से कस्बे से दिल्ली में किराए का कमरा लेकर पड़ता था। राघव के बहुत आग्रह करने पर वो एक ही बार उसके कमरे पर गई थी। वही भावनाओं में बहकर अनन्या ने पूर्ण समर्पण कर दिया था। आगे विवाह से पहले कभी ऐसा न हो, ये सोचकर फिर कभी उसके कमरे पर नहीं गई थी। पर दिल्ली के मशहूर धनी बिजनेसमैन की बेटी गीता से दोस्ती होने पर राघव को गीता के साथ ही भविष्य सुरक्षित लगा, तो कई बहानों से दूरियां बनाते हुए राघव अनन्या से दूर होता चला गया। अनन्या भी राघव में आए परिवर्तन को भले भांति भांप गई थी। उसने पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई और करियर पर लगा दिया था और अपने प्यार को कई परतों में दिल में दबाकर ये जख्म समय के ऊपर ही भरने के लिए छोड़ दिया था। कुछ समय बाद माता पिता की पसंद सुमित से विवाह कर मुंबई चली आई और सुमित व राहुल को पा बहुत संतुष्ट व सुखी थी। पर आजकल जो आत्मकथा लिखने का फैशन बढ़ता जा रहा है, उसकी चपेट में कहीं उसका वर्तमान न आ जाए, ये फांस अनन्या के गले में ऐसे चुभ रही थी कि उसे एक पल भी चैन नहीं आ रहा था। जिस प्यार के एहसास की खुशबू को अपने दिल में ही दबा उसकी स्मृति से लंबे समय तक सुवासित हुई थी, आज जैसे उस एहसास से दुर्गंध आ रही थी। अपनी सफलता प्रसिद्धि के नशे में चूर राघव ने अपनी आत्मकथा में उसका प्रसंग लिख उसके लिए मुश्किल खड़ी कर दी थी। कहीं ससुराल वाले, मायके और राहुल बड़ा होकर ये सब ना जान ले, कितने ही अपने दोस्त, परिचित, रिश्तेदार उसके चरित्र पर दाग लगाने के लिए खड़े हो जाएंगे। ऑफिस में जिन लोगों की नजरों में आज अपने लिए इतना स्नेह और सम्मान दिखता है, उसका क्या होगा? राघव ने ये क्यों नहीं सोचा? अपने लालच, फरेब, महत्वाकांक्षाओं के बारे में लिखकर अपनी चालबाजियां दुनिया के सामने रखता। एक लड़की जो अब कहीं शांति से अपने परिवार के साथ जी रही है, उसके शांत जीवन में कंकड़ मार, उथल पुथल मचाने का क्या औचित्य है? अनन्या के मन में क्रोध, अपमान की इतनी तेज भड़ास थी कि उसने मेघा को फोन मिलाया। मेघा ने फोन उठाते ही प्यार से कहा, अनन्या, तू बिल्कुल परेशान मत होना, पढ़कर तुझे बताऊंगी क्या लिखा है उसने। नहीं, रहने दे, मैं कल ऑफिस जाते हुए खरीद लूंगी। अगर बुक स्टोर में दिख गई तो पढ़ लूं, फिर बताऊंगी उसे, छोड़ूंगी नहीं उसे। दोनों ने कुछ देर बातें करने के बाद फोन रख दिया। सुमित और राहुल के आने तक अनन्या ने प्रत्यक्षतया तो स्वयं को सामान्य कर लिया था, पर अंदर ही अंदर बहुत दुखी व उदास थी। अगले दिन ऑफिस जाते हुए वो एक मशहूर बुक शॉप पर गई। न्यू कॉर्नर में उसे बैलेंस शीट ऑफ लाइफ दिख गई। उसे खरीद कर उसने छुट्टी के लिए ऑफिस फोन किया और फिर वापस घर आ गई। सुमित और राहुल तो जा चुके थे। बेड पर लेटकर उसने बुक पढ़नी शुरू की। राघव के जीवन के आरंभिक काल में उसकी कोई रुचि नहीं थी। उसने वहां से पन्ने पलटने शुरू किए जहां से उसे अंदाजा था कि उसका जिक्र होगा। उसका अंदाजा सही था। कॉलेज के दिनों में उसने स्वयं को अनन्या नाम के क्लासमेट का हीरो बताया था। जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया, क्रोध से उसका चेहरा लाल होता चला गया। लिखा था, मेरा पूरा ध्यान बड़ा आदमी बनने में था। मैं आगे, बहुत आगे बढ़ना चाहता था, पर अनन्या का साथ मेरे पैरों की बेड़ी बन रहा था। मैं उस समय किसी भी लड़की को गंभीरता पूर्वक नहीं सोचना चाहता था।
पर मैं भी एक लड़का था, युवा था। कोई खूबसूरत लड़की मुझे पूर्ण समर्पण का निमंत्रण दे रही थी तो मैं कैसे नकार देता। कुछ पलों के लिए ही सही, उसके सामीप्य में मेरे कदम डगमगाते तो जरूर, पर उसके प्यार और साथ को मैं मंजिल नहीं समझ सकता था। पर हर युवा की तरह मैं भी ऐसी बातों में अपना कुछ समय तो नष्ट कर ही रहा था। एक अनन्या ही नहीं, उस समय एक ही समय पर मेरे 3-4 लड़कियों से शारीरिक संबंध बने। मेरे लिए ये लड़कियां बस सेक्स का उद्देश्य ही पूरा कर रही थी। अनन्या ने इसके आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं समझी। उन पलों के पीछे इतना कटु सत्य था। उसने स्वयं को अपमानित सा महसूस किया। आंखों से आंसू बह निकले। प्रेम के जिस कोमल एहसास में भीग कर एक लड़के को अपना सर्वस्व समर्पित कर देती है, उस लड़के के लिए वो कुछ महत्व नहीं रखता। किसी पुरुष के लिए लड़कियों की भावनाओं से खेलना इतना आसान क्यों हो जाता है? अनन्या अजीब सी मनोस्थिति में आंखें बंद किए बहुत देर तक यूं ही पड़ी रही। फिर उसने मेघा को फोन मिलाया। मेघा, मैं राघव को सबक सिखा कर रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं उसे। क्या करेगी अनन्या? इसमें खुद ही तुम्हें तकलीफ ना उठानी पड़े। वो अब एक मशहूर आदमी है, होगा बड़ा आदमी। मेरे बारे में लिखकर किसी लड़के की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की सजा तो मैं उसे जरूर दूंगी। उसका नंबर चाहिए मुझे। प्लीज मेघा, इसमें हेल्प कर। अनन्या, दिल्ली में अगले ही हफ्ते हमारे कॉलेज के एक प्रोग्राम में वो मुख्य अतिथि बनकर आ रहा है, मैंने ये सुना है। ठीक है, थैंक्स, मैं आ रही हूँ। सुन तो। नहीं, बस अब वहीं आकर बात करूंगी। अनन्या ने मन ही मन बहुत देर तक सोच लिया था कि सुमित से कहेगी कि अपने मम्मी पापा से मिलने का मन कर रहा है, वो दिल्ली जा रही है। राघव को सबके सामने ऐसे लताड़ेगी कि याद रखेगा। मौका परस्त, लालची। शाम को सुमित और राहुल कुछ जल्दी ही आए। सुमित ने बहुत ही चिंतित स्वर में आते ही कहा, उफ अन्नू, तुम कहाँ हो? तुमने आज फोन ही नहीं उठाया। मुझे लगा किसी मीटिंग में होगी। और ये चेहरा इतना क्यों उतरा है? सुमित के प्यार भरे स्वर से अनन्या की आंखें झरझर बहने लगी। राहुल उससे लिपट गया। क्या हुआ मम्मा? कुछ नहीं बेटा, कहते हुए अनन्या ने उसे प्यार किया। अनन्या, तुम घर कब आई? आज ऑफिस गई ही नहीं। अरे क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? लंच तो किया था ना? नहीं, भूख नहीं थी। सॉरी सुमित, मेरा फोन साइलेंट था आज। इतने में ही सुमित की नजर बेड पर जैसे फेंकी गई स्थिति में उस बुक पर पड़ी जिसने अनन्या को बहुत परेशान कर दिया था। सुमित ने बुक उठाई, एक नजर डाली, फिर वापस रख दी। कहा, मैं अभी आया, तुम आराम करो। सुमित ने खुद फ्रेश होकर राहुल के हाथ मुंह धुलाकर कपड़े बदलवाए। इतने में अनन्या 2 कप चाय और राहुल के लिए दूध और नाश्ता ले आई। तीनों ने कुछ चुपचाप ही खाया पिया। राहुल को टीवी पर कार्टून देखने के लिए कहकर सुमित बेड पर अनन्या के पास ही आ बैठ गया। अनन्या का मन कर रहा था अपने मन की पूरी बात सुमित से शेयर कर ले, पर उसने कुछ सोचकर स्वयं को रोक दिया। सुमित ने अनन्या का हाथ अपने हाथ में लेकर चूम लिया, फिर कहा, अनन्या, राघव की बुक से इतनी टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। अनन्या को हैरत का एक तेज झटका लगा। बोली, ये सब पता है तुम्हें? हाँ, इस बुक को मार्केट में आए 1 महीना हो चुका है। पैसे से तो बड़ा आदमी बन गया वो, पर मानवीय मूल्यों को समझ ही नहीं पाया। ऐसे लोगों को मैं मानसिक रूप से गरीब ही समझता हूँ। अब अनन्या स्वयं को रोक नहीं पाई। सुमित के गले में बाहें डालकर फूट फूट कर रो पड़ी। अरे अन्नू, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अतीत की बात वर्तमान में करने में विश्वास ही नहीं रखता। वो उस उम्र की बात थी, उसका आज हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं है। सुमित के गले लगी अनन्या देर तक अपना मन हल्का करती रही। सुमित उसकी पीठ पर हाथ फेरता हुआ उसे शांत करता रहा।
सुबकियों के बीच भी सुमित जैसा पति पाकर अनन्या स्वयं को धन्य समझती रही थी। थोड़ी देर बाद अनन्या ने पूछा, इस बुक के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? दिल्ली में मेरा दोस्त जो किताबी कीड़ा है, मुस्कुराते हुए कहा सुमित ने। अनुज ने इसे पढ़ा था। उसने मुझे फोन पर मजाक करके मुझे छेड़ा कि ये अनन्या कहीं तुम ही तो नहीं। मैंने उस समय हंसी में डाल दिया था, पर मैं अनुज से बातें करने के बाद समझ गया था कि तुम्हारे बारे में ही लिखा गया है। पर ऐसी बातों को तूल देने में मैं कोई समझदारी नहीं समझता। जो हुआ सो हुआ, इसलिए तुमसे ये बात नहीं की। तुम भी इस बात को इग्नोर कर दो। मगर सुमित, मैं ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाना चाहती हूँ जो अपनी कहानी की पब्लिसिटी के लिए कई लड़कियों के जीवन से खिलवाड़ कर रहा है। ये तो तुम इतने अच्छे इंसान हो, मगर जरा सोचो, कोई और होता तो क्या क्या हो सकता है। मेरे मन को तभी सुकून मिलेगा जब मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि पब्लिसिटी को तरसते लोग आजीवन याद रखें। मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ सुमित। उसके लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो तुम्हें उसे कहना है फोन पर कह लो। वैसे क्या कहना है? उसका फोन नंबर कहाँ है हमारे पास? मैं उसे मानहानि के केस की धमकी देकर उसका अपमान करना चाहती हूँ। ठीक है, तुम चाहो तो गीता से बात भी कर सकती हो। वैसे हमें सिर्फ डराना और मानसिक परेशानी ही तो देनी है उसे। हमें उसका पैसा तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मुझे आराम से गीता का नंबर मिल सकता है। मेरे बॉस की रिश्तेदार है वो। सुना है अच्छे स्वभाव की है, जरा भी घमंड नहीं है। ठीक है सुमित, मुझे उसका नंबर दे दो। वो शायद मुझे भी पहचान जाए। तुम मेरे साथ हो तो अब मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है। पर मेरी एक शर्त है। क्या? मुझे तुम्हारे चेहरे पर दुख या उदासी ना दिखे। अनन्या मुस्कुराती हुई सुमित से लिपट गई। अब उसका मन हल्का हो गया था। मन पर रखा एक भारी पत्थर जैसे हट गया था। अगले दिन सुमित ने अनन्या के फोन पर गीता का नंबर भेज दिया। अनन्या ने लंच टाइम में एक शांत जगह जाकर गीता का नंबर मिलाया। गीता ने फोन उठाया तो अनन्या ने कॉलेज के दिनों का अपना परिचय दिया। गीता को सब याद आ गया। बोली, कैसी हो? मेरा नंबर कैसे मिला? कहाँ से मिला? कहाँ से मिला वो छोड़ो गीता, बस ये पूछने का मन हुआ कि अपने पति की आत्मकथा पढ़ी होगी तुमने, कैसी लगी? गीता का स्वर कुछ धीमा हुआ। क्यों, अपना नाम आने पर परेशान हो? मुझे राघव का नंबर दे सकती हो? इतने सच दुनिया के सामने रखने पर उसे गर्व हो रहा होगा ना। बधाई तो बनती है ना। मैं समझी नहीं। वैसे राघव इस समय मेरे सामने ही बैठा है। ये तो बहुत अच्छा है। क्या तुम फोन स्पीकर पर कर सकती हो प्लीज? गीता ने फोन स्पीकर पर कर लिया। अनन्या की ठहरी हुई गंभीर आवाज स्पीकर पर गूंज उठी। मैंने फोन इसलिए किया है राघव कि तुम्हें पहले स्वयं ही बता दूं कि मैं तुम पर मानहानि का दावा करने जा रही हूं, 2 करोड़ का। अपनी कहानी में तुमने जिस तरह मेरे बारे में लिखा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। गीता तुम्हारे जैसे लालची पति को जीवन साथी बनाकर कितनी खुश है, ये तो वही जानती होगी। पर लड़कियों की भावनाओं के साथ खेलने वाले इंसान की पब्लिसिटी पाने की ऐसी आदत पर उसे शर्म तो जरूर आती होगी। तुमने तो उसे भी शर्मिंदा किया है। गीता, तुम तो एक औरत हो, इस हरकत में अपने पति का साथ कैसे दे पाई? वो लेखिका जिससे राघव ने ये किताब लिखवाई है, जानती हो कौन है? वो भी इसका शिकार रही है। ये आदमी तुम्हारे पैसे से उसका मुंह बंद कर सकता है, पर मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगी। तुम्हारे पैसे ने राघव को तुम्हारा पति तो बना दिया, पर चरित्र? गीता के मुंह से हल्की सी आवाज निकली। तुम्हारा पति क्या कहेगा? उसने यही कहा कि ऐसे आदमी को सजा मिलनी चाहिए जो लड़कियों के साथ खेले, फिर दुनिया के सामने अपने पौरुष का ऐसा डंका पीटे कि लड़कियां टूट जाएं। ये सर्वथा अनुचित है। और वाह, क्या नाम रखा है, बैलेंस शीट ऑफ लाइफ। नफे नुकसान के हिसाब किताब में माहिर। रुपए पैसे के लालच में उलझा हुआ एक चरित्रहीन व्यक्ति
अपनी कहानी को और नाम भी क्या दे सकता था। तुम लोगों के बच्चे तो बड़े होकर अपने पिता के चरित्र पर बड़ा गर्व करेंगे। वाह, गीता ने कहा। अनन्या, मुझे थोड़ा समय दो। अनन्या ने फिर फोन काट दिया। इतनी देर तक राघव सिर पर हाथ रखे ही बैठा रहा। उसमें गीता से आंखें मिलाने का साहस नहीं था। गीता ने यह किताब लिखवाने के लिए पहले ही मना किया था, पर राघव ने उसकी एक न सुनी थी। आज वो एक सफल बिजनेसमैन था। गीता के माता पिता गुजर चुके थे। अब वो सारी प्रॉपर्टी की एकमात्र अधिकारी थी। गीता ने राघव की छिटपुट गलतियां कई बार माफ की थी, पर आज गीता ने राघव को जिन जलती नजरों से देखा, राघव उन नजरों को सह ना सका। चुपचाप बैठा रहा। गीता निशब्द उसे पहले घूरती रही, फिर इतना ही कहा, ये बुक मार्केट से तुरंत वापस ले लो। एक भी कॉपी कहीं ना दिखे, और फौरन सबसे माफी मांगो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। कहकर गीता अपना पर्स उठाकर वहां से चली गई। राघव को इसके सिवा कोई और रास्ता सूझ भी नहीं रहा था। गीता उसके साथ बहुत अनर्थ कर सकती है, ये वो जानता था। वो जो भी था, गीता की दौलत के दम पर था। वो गीता को नाराज नहीं कर सकता था। अतः उसने गीता को फौरन फोन किया। आई एम वेरी सॉरी डियर, जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा। राघव ने उसी समय अपने सेक्रेटरी को बुलाकर गीता के कहे अनुसार आदेश दिए। अगली सुबह अनन्या राहुल को तैयार कर रही थी, तभी अपने फोन पर कुछ पढ़ता हुआ सुमित हंस पड़ा। अनन्या ने आंखों से ही कारण पूछा, तो सुमित ने अपना फोन उसकी ओर बढ़ाकर कुछ पढ़ने का इशारा किया। ट्विटर पर राघव का माफीनामा था और लिखा था कि इस बुक को मार्केट से विथड्रॉ कर रहा है। सुमित ने अनन्या के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, खुश? थैंक यू वेरी मच सुमित, तुम्हारे जैसा जीवन साथी पाकर मैं तो धन्य हो गई। सुमित ने उसके माथे को चूम लिया। अचानक अनन्या ने अपने फोन को उठाकर कोई नंबर मिलाया, तो सुमित ने पूछा, किसे? गीता को थैंक्स कहना है। उसने एक स्त्री के मन की बात को समझा। उसने जो गरिमा दिखाई, बहुत अच्छा लगा। वैसे भी ऐसे पति के साथ निभाना तो आसान नहीं होगा। उसे थैंक्स कहना तो मेरा फर्ज है। हाँ में सिर हिलाता हुआ सुमित उसे प्यार भरी नजरों से देख रहा था।